इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंडिया में कुछ सालों बाद कुछ ऐसा ही होने वाला है। जहाँ ओल्ड जनरेशन में शिफ्ट, BMW, ऑडी ये सब कार्स आती थी, वहीं न्यू जनरेशन में आने वाले टाइम में ईवी अपनी जगह लेने वाली है। अब इसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का मार्केट में आना, गवर्नमेंट का ईवी सेक्टर के लिए कई ज़्यादा न्यू पॉलिसीज लाना, इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज में ईवी का कंपटीशन देखना और साथ ही साथ बहुत तेजी से ग्लोबल मार्केट में ईवी सेक्टर का बढ़ना। अब इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ईवी आने वाले टाइम में नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल होने वाली है। अब यही सब चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी कि ईवी का फ्यूचर इंडिया में क्या होने वाला है, आप ईवी गाड़ी लेके पैसे कैसे बचा सकते हो और साथ ही साथ गवर्नमेंट ईवी को क्यों पुश कर रही है। इसके अलावा कई सारी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और लास्टली हम इस वीडियो के एंड में 2 ईवी के ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। Where are the hiccups when it comes to electric vehicles? What are the areas of caution that you would like to address before you get in a full-fledged into that? See, electric vehicles today in India have many issues. There's a new king in the EV world. That's right, Elon Musk's Tesla. India seems to be charging itself in terms of sales of EV vehicles. 1 million vehicles sold already in 2023, and though it may still be only a small portion of the overall automobile segment, it's growing. Rev your engines because the race to a greener future has begun, with China, USA and Europe charging ahead. This next report is about the road ahead for India's EV market and the potential for car makers to shift their EV sales, electric vehicle sales, to a higher gear. Hey everyone, आज हम ईवी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैं अपनी कई सारी वीडियोस में ईवी के बारे में बता चुका हूं कि ये आने वाले टाइम में कितना ऊपर जा सकता है और ये अभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि ईवी का क्या फ्यूचर हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आज से 5 या 10 साल पहले अगर आपको ये पता होता कि एप्पल कंपनी इतना ज्यादा बढ़ने वाली है तो आप उस टाइम उसके शेयर्स में पैसे डाल के आज शायद करोड़पति होते। या फिर आपको अमेजोन के बारे में या फिर आपको फ्लिपकार्ट या कोई भी मल्टीबैगर कंपनी के बारे में आपको आज से 5 से 10 साल पहले पता होता तो आप उस टाइम उसमें इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डबल, ट्रिपल या फिर उससे भी ज्यादा कर चुके होते। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आने वाले 5 से 10 सालों बाद ईवी का फ्यूचर कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ये सब कंपनीज का चल रहा है। तो आप आज से ही कोई भी अच्छे से ईवी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करके आज से 5 से 10 साल बाद उस पैसों को बहुत ज़्यादा कर सकते हो। मतलब आपके लिए ये अभी के टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी है जिसका आप अच्छा खासा यूज कर सकते हो। अब ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सब मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट खुद ईवी सेक्टर को पुश कर रही है। गवर्नमेंट ईवी सेक्टर में इंपोर्ट टैक्स को कम कर रही है, साथ ही साथ ये टैक्स को रिलीफ दे रही है। अब ये सब गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आके ईवी सेक्टर में काम कर सके। अब इंटरनेशनल कंपनीज का इंडिया में आने में इंडिया का ही बहुत ज़्यादा फायदा है, साथ ही इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, कस्टम ड्यूटी मिलेंगी। इसके अलावा इंडिया में रोजगार बढ़ेगा और साथ ही साथ टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी इंडिया में देखने को मिलेगी। इसके साथ गवर्नमेंट का ये प्लान है कि साल 2030 तक गवर्नमेंट 70% यूज ईवी व्हीकल्स का करना चाहती है इंडिया में। इसीलिए अभी के टाइम में गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स में सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आपको 0 लोन इंटरेस्ट भी दे रही है ताकि आप ईवी की तरफ तेजी से बढ़ सको। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ईवी सेक्टर को क्लीन चिट मिल चुकी है कि गवर्नमेंट इसको आने वाले टाइम में आगे ही लेकर जाएगी। अब इंडिया दिल्ली में टेस्ला अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है। अब टेस्ला इंडिया में आने वाला है जहां टेस्ला 500 मिलियन यानी कि 4150 करोड़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली है ईवी सेक्टर में। अब टेस्ला के आते ही आपको एक अच्छा पुश ईवी सेक्टर में देखने को मिल सकता है क्योंकि टेस्ला का क्रेज पहले से ही इंडिया में है। अब इतने टाइम से टेस्ला इंडिया में काम नहीं कर पा रही थी ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया के टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, इनकी कस्टम ड्यूटीज और भी जितने अदर टैक्सेस है जिसकी वजह से टेस्ला इंडिया में नहीं आ पा रही थी।
क्योंकि उनको अपनी गाड़ियों के बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ रहा था, अलग अलग टैक्सेस जो भी लगते हैं वो सब देना पड़ रहा था। लेकिन अब के टाइम में गवर्नमेंट ने ये सब टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया है, जिसकी वजह से टेस्ला और भी अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में आके काम करना चाहते हैं ईवी सेक्टर की तरफ। अब इसके अलावा विनफास्ट जैसी बड़ी कंपनी जो कि ईवी सेक्टर में काम करती है, वो $2 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपने ईवी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। अब ये तमिलनाडु में अपने प्लांटों को सेटअप करेगा और विनफास्ट इंडियन कस्टमर के हिसाब से एफोर्डेबल ईवी गाड़ियां इंट्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इंडिया में ये सब इंटरनेशनल कंपनीज क्यों आ रही हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये आके यहाँ पे मार्केट को अपना एक्सपेंड क्यों करना चाहते हैं। इसका रीज़न है इंडियन कस्टमर बेस, इसके अलावा इंडिया में उनको इमर्जिंग दिखता हुआ मार्केट। अब इंडिया में जो ईवी का मार्केट होने वाला है, जो ईवी का फ्यूचर होने वाला है, ये सब इंटरनेशनल कंपनीज को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो इंडिया में आके अभी से अपना प्लांट को सेटअप करना चाहती हैं, अभी से वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहती हैं। और तो और इंडियन कस्टमर बेस जो चल रहा है, मतलब आज जो इंडिया में इमर्जिंग मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस वजह से ये सब इंटरनेशनल कंपनीज पहले से ही इंडिया में सेट होके अपना एक कस्टमर बेस बनाना चाहती हैं। अब ये सब इंटरनेशनल कंपनीज आने से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, मतलब टाटा महिंद्रा, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ईवी सेक्टर में काम करने वाले हैं, उन सबको क्या कंपटीशन देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ, आपको इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कंपनीज के साथ कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब कंपटीशन से सिर्फ हम और आपको ही फायदा होगा, क्योंकि ये दोनों ही इंटरनेशनल और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज इंडिया में पहले से हैं, टाटा और महिंद्रा, ये सब ईवी सेक्टर में काम करेंगी और इसके साथ एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी ड्यू टू कंपटीशन। और साथ ही साथ आपकी इनकी गाड़ियों के प्राइसेस में भी फ़र्क देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए हर कंपनी यही कोशिश करेगी कि वो अच्छे से अच्छी सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। अब इसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स को ही होगा। और रही बात कंपटीशन की, तो टाटा और महिंद्रा का तो अलग ही कस्टमर बेस इंडिया में प्रेजेंट है। ये दोनों कंपनीज पहले से ही बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखी हैं। अब ये दोनों कंपनीज अच्छे से इंडियन मार्केट को समझती हैं, इसलिए ये दोनों कंपनीज को टारगेट करना या फिर कंपटीशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल लेवल में बात करें कि ग्लोबल लेवल में ईवी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ग्लोबल लेवल में अभी तक 21.7% के CAGR रेट से ईवी का मार्केट बढ़ रहा है और चांसेस ये हैं कि ये और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ईवी सेक्टर में हमें सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं और हम आपको पूरे फैक्ट के साथ हर एक चीज़ बता रहे हैं। अब अगर हम ऑन नंबर्स की तरफ बढ़े, अब फॉर एग्जांपल अगर हम 2022 का डेटा देखें, तो 2022 में टोटल 4 लाख इंडिया में ईवी व्हीकल सोल्ड हुई है। और अगर हम यही सेम डेटा को 2020 के ओल्ड डेटा से कंपेयर करें, तो 2020 में सिर्फ और सिर्फ 1.2 लाख ईवी व्हीकल्स बिकी थी। और अब 2023 और 2024 की बात करें, तो ये नंबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2025, 26, 27, 28, 2030 तक ये नंबर्स आपको और बढ़ते हुए दिख सके। इसके अलावा अगर हम टाटा और महिंद्रा की बात करें, तो टाटा और महिंद्रा अपनी अपकमिंग ईवी गाड़ियाँ लाने वाली हैं। अब ये सब जो इनकी अपकमिंग गाड़ियाँ आने वाली हैं, इनकी प्री बुकिंग लाखों में पहले से ही हो चुकी है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईवी का किस लेवल पे क्रेज़ चल रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में आपको ईवी की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अभी तो ईवी की गाड़ियाँ बहुत महंगी चल रही हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल प्लेयर्स ईवी में एंटर होंगे, तो एक दूसरे के कंपटीशन में ये सब प्राइजेस जो बीच के रहेंगे वो सब कम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप उस टाइम ये सब गाड़ियों को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा ईवी गाड़ियों के महंगे होने का रीज़न है वो है बैटरी। अब ईवी गाड़ियों में सबसे महंगी चीज़ होती है उसकी बैटरी, लेकिन साल 2025 तक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। मतलब जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, जिसकी वजह से ईवी गाड़ियाँ जो मौजूद है, जो ईवी गाड़ियाँ बनेंगी उस टाइम, उसके प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा आपको रिड्यूस देखने को मिलेगा। इसीलिए आप साल 2025 तक ईवी की गाड़ियों को अपने बजट में खरीद सकते हो। इसके अलावा लो परचेसिंग, रनिंग कॉस्ट, सब्सिडीज, लोन्स, ये सब हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाती है ईवी सेक्टर की तरफ। बस ईवी की गाड़ियों में एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया में फेस करना पड़ रहा है लोगों को, वो है ईवी का चार्जिंग स्टेशन।
अब ईवी की गाड़ियों का चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में बहुत कम जगह मौजूद है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट लोग इसको लॉन्ग वे में यूज़ नहीं कर पाते। मतलब अगर किसी को लॉन्ग रूट पे जाना हो तो ईवी गाड़ियों का लोग यूज़ नहीं करते, और करेंटली अभी ये चार्जिंग स्टेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। मतलब चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हैं, लेकिन उस पैमाने में, उस लेवल में चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में मौजूद नहीं है। अब इसकी वजह से लोग ईवी को लॉन्ग रूट में यूज़ नहीं कर सकते। अब कोई गाड़ी लेके गया, अगर किसी की गाड़ी बीच में ही बंद हो गई तो वो क्या करेगा? वो अगर लॉन्ग रूट में है या फिर कहीं फंसा हुआ है या फिर आधी रात में कहीं मौजूद है या फिर कहीं रुका हुआ है, तो वो अपनी ईवी की गाड़ियों को कैसे चार्ज करेगा? और ये प्रॉब्लम सुनने में आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ईवी की गाड़ियों में अभी ये चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब इंडिया में क्योंकि लोग ऐसे हैं कि चार्जिंग स्टेशन कहीं बनता है तो तोड़ देते हैं या फिर वहाँ से कुछ चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर ये सॉल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। अब जब ये बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स ये सब मार्केट में एंटर होंगे तो इस चीज़ का कोई ना कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब चार्जिंग स्टेशंस का कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है कि चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में उस लेवल में मौजूद नहीं है। अब इस गाड़ियों का मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कम है। इसमें आपको ज़ीरो पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट पड़ेगी। इसके अलावा आपको इसमें लोन सब्सिडीज भी अच्छा मिलेगा, और तो और इस गाड़ी की रीसेल भी मार्केट में अच्छी खासी मौजूद है। बस इस सेक्टर में एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है चार्जिंग स्टेशन। अब हो सकता है कि ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये एक छोटी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वो सब चीज़ें देखकर हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों बाद इसका बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, जहाँ पे आप अभी से इन्वेस्ट करके आज से 5 से 10 साल बाद अपने पोर्टफोलियो को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। मैंने खुद पर्सनली 30% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही आती है कि हम ऐसे कौन से स्टॉक को देखें जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं फ्यूचर में और जो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही 2 स्टॉक हैं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपनी खुद की रिसर्च भी ज़रूर करना। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज पर्पज़ से ये सब स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, इसीलिए आप अपनी फर्दर रिसर्च करके आप उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करना। तो अगर हम पहले स्टॉक की बात करें तो वह है टाटा मोटर्स। अब रिसेंटली मैंने टाटा मोटर्स के डिमर्जर पे एक पूरी लॉन्ग वीडियो डेडिकेटेड बना रखी है। अब आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको डिटेल में टाटा मोटर्स के बारे में पता चलेगा। अब टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा ये आने वाले फ्यूचर में डिमर्ज होने वाली है, जिसमें एक सेक्टर में कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाई जाएगी जैसे कि बस, ट्रक्स वगैरह, और दूसरे सेक्टर में ईवी व्हीकल्स में काम किया जाएगा। अब एक अलग ही सेक्टर में ईवी व्हीकल्स के ऊपर काम किया जाएगा, जिस पर ईवी व्हीकल्स पे अच्छा खासा ध्यान दिया जाएगा और इसको पुश करने की कोशिश की जाएगी। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, वहां से आप डिटेल में इस चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकते हो। अब अगर हम इसके कुछ नंबर्स की बात करें तो इसका पीई अभी करेंटली 18 चल रहा है। अब इसका पीई कंसिस्टेंटली बहुत कम हुआ है, हर साल इसका पीई कम होते होते अभी 18 चल रहा है। अब ये चीज़ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। इसके अलावा अगर हम इसका ROE देखें तो वो अभी चल रहा है 5.63। इसके अलावा अगर हम इसका ROCE देखें तो वो चल रहा है करेंटली 5.95%। अब टाटा मोटर्स पास्ट में बहुत ज़्यादा डेप्ट में थी, लेकिन इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने डेप्ट को भी कम किया है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनाता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और तो और ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक ट्रस्टेबल कंपनी भी है। और लास्टली अगर हम इसका चार्ट देखें तो इसका चार्ट भी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। इसीलिए आप ये स्टॉक को पिक कर सकते हो, इस पे आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर हम सेकेंड स्टॉक की बात करें तो वह इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है जो इस स्टॉक में लगी हुई है। अब इस स्टॉक से मुझे अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, और तो और इस स्टॉक में मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ। आने वाले 2 या 3 सालों में मे बी मैं इस स्टॉक से एग्जिट ले लूँगा या फिर उससे ज़्यादा के लिए भी मैं इसमें इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। अब अगर हम इसके फंडामेंटल नंबर्स की बात करें
तो इसका करेंटली पीई चल रहा है 21.5%, जो कि एज कंपेयर टू टाटा मोटर्स ये ज़्यादा है, लेकिन इसने भी अपने पीई को कंसिस्टेंटली कम किया है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है। इसके अलावा अगर हम इसका ROE देखें तो वो अभी 18.1 चल रहा है, और ROCE की बात करें तो वो 12.7% चल रहा है। और इस कंपनी का अगर हम डिफरेंशिएटर देखें, मतलब ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर कंपनी से क्या अलग कर रही है, तो इस कंपनी का डिफरेंशिएटर है SUV सेक्टर। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की SUV सेक्टर का इंडिया में अलग ही क्रेज चल रहा है, और महिंद्रा ने SUV सेक्टर में एक अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करके रखा है। अब जब महिंद्रा इस फील्ड में अपनी ईवी गाड़ी को लॉन्च करेगी तो आपको इसमें बहुत अच्छा खासा पुश देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस कंपनी का भी ग्राफ की बात करें तो आप ये देख सकते हो कि इसका ग्राफ भी पास्ट ईयर्स में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, इसीलिए आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हो। आप इसमें खुद की रिसर्च करके फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ये दोनों ही स्टॉक में खुद की रिसर्च करके फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और लास्टली सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वीडियो के कोई भी पार्ट में आपको कुछ 1% भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लास्टली अगर आपको ये जानना है कि टाटा मोटर्स से डिमर्ज क्यों हुआ था, तो स्क्रीन में आ रही वीडियो को क्लिक करके आप ये चीज़ देख सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.